मजबूत करने के निकले हुए हैं। महाराष्ट्र में तो सहमति बनी है, उड़ीसा ने खारिज कर दिया, क्या लगेगा? मेरे भाई, इस विषय पर मैं पहले से भी टिप्पणी करता रहा हूं। नेताओं के और दलों के साथ में बैठकर चाय पीने से, साथ में बैठ के प्रेस वार्ता करने से विपक्षी एकता अगर होनी होती तो आज से 10 वर्ष में ये काम हो गया होता। नेताओं के आपस में मिलने से विपक्षी एकता नहीं हो सकती। मैं उस क्षेत्र में करीब 8-10 साल तक सक्रिय तौर पर मैंने काम किया। इसका कोई मतलब नहीं। आप बंगाल गए, ममता बनर्जी से आप मिले, ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, आपने एक स्टेटमेंट जारी किया। उससे जनता पर क्या असर पड़ा, उससे लोगों पर क्या असर पड़ा? ऐसा तो है नहीं कि ममता बनर्जी ने कह दिया कि कांग्रेस को वो वेस्ट बंगाल में लड़ने के लिए जगह दे देंगी। कांग्रेस ने ये कहा नहीं कि भाई हम वेस्ट बंगाल छोड़ देंगे ममता बनर्जी के भरोसे। तो नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, तो कम से कम बिहार का ही फॉर्मूला जारी कर दें कि बिहार में जदयू कितना सीट लड़ेगा, कांग्रेस कितनी सीट लड़ेगी और आरजेडी और उनके अन्य जो 4 सहयोगी दल हैं जो अभी सरकार में हैं, मांझी जी कितना सीट लड़ेंगे और सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल कितने सीट लड़ेंगे। बिहार का ये फॉर्मूला अगर आप जारी कर दीजिए, उसके बाद दूसरे राज्य में जाइएगा तो कोई आपको गंभीरता से लेगा। देखिए, विपक्षी एकता में होता ही है कि हर आदमी ये कहता है कि मैं अपनी ताकत पे लड़ूंगा, दूसरे को कहता है कि आप आपस में मिल जाइए। तो नीतीश कुमार को अगर आप कहिएगा कि अपना सीट छोड़कर यहाँ सीपीआईएमएल को जोड़ दीजिए, सीपीआईएमएल का स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार से ज्यादा रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी 100 सीट लड़के 110 सीट लड़के 42 एमएलए जीती है, सीपीआईएमएल 17 लड़के 12 जीता है। उस हिसाब से सीपीआईएमएल को ज्यादा एमपी में सीट मिलना चाहिए, तो नीतीश कुमार अपना सीट छोड़ देंगे। विपक्षी एकता के लिए जाकर बात तब बनेगी ना जब आप में खुद सेक्रीफाइस करने की क्षमता हो। तो यहाँ पर तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं कि ये हम लोगों के लिए छोड़ दीजिए। कांग्रेस पिछली बार यहाँ 10 एमपी का सीट लड़ी, तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ये घोषणा कर दे कि इस बार कांग्रेस कितना सीट लड़ेगी और कांग्रेस उसको मान जाए, सीपीआईएमएल मान जाए, तब ना एकता की बात होगी। तो अपना घर ठिकाने पे नहीं है, पूरे दुनिया में घूम रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे भी इन चीजों का थोड़ा बहुत अनुभव है। नीतीश कुमार इतना नहीं है, लेकिन अपना घर जिसका ठिकाना नहीं है वो आदमी पूरे दुनिया में घूमेगा तो उसका ना बाहर होगा ना घर का बचेगा। बिहार में अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं। बिहार में लोग शराब पीकर जिस दिन मर रहे हैं उस दिन नीतीश कुमार बैठकर विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कह दिया कि आप नीतीश कुमार जी आप विपक्षी एकता का काम कीजिए, संयोजन कीजिए। प्रधानमंत्री का चेहरा, विपक्ष का चेहरा तो बड़ी बात है। ये भी किसी नेता ने अभी तक कहा कि नीतीश जी इस काम का करेंगे। आप तो स्वयं अपने आप को आपने बैठा लिया है और ऐसे कई लोग घूम रहे हैं। टीआरएस अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, ममता बनर्जी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, एमके स्टालिन ने अपने स्तर पर प्रयास किया है, सब लोग प्रयास कर रहे हैं। एकता सिर्फ नेताओं के बैठने से नहीं होती है। एकता होने के लिए जरूरी है कि विचारधारा के स्तर पर बात हो, नैरेटिव हो, चेहरा हो, आंदोलन हो, जमीन पर काम हो, तब न एकता होगी। 1977 में बहुत लोग ये बताते हैं कि सारे दल एक हो गए तो इंदिरा जी हार गए। ये जितने लोग बता रहे हैं वो बेवकूफ है। भाई 77 में पहले जेपी का आंदोलन, नव निर्माण आंदोलन हुआ, जेपी ने आंदोलन किया, जेपी का चेहरा था, इमरजेंसी लागू हुआ, वो सब हुआ, उसके बाद दल एक साथ में आए। अगर नवनिर्माण आंदोलन नहीं हुआ होता, जेपी आंदोलन नहीं हुआ होता, इमरजेंसी लागू नहीं हुई होती और सारे दल एक साथ आ जाते तो इंदिरा जी को हरा देते। तो आप लोग पत्रकार होने के नाते ये तो पूछिएगा ना भाई कि आपका पब्लिक में क्या है। पब्लिक में तो कुछ है नहीं। आप मुख्यमंत्री हैं, किसी राज्य में जाइएगा तो ये तो शिष्टाचार है, कोई भी मुख्यमंत्री आपसे मिल लेगा, कोई भी नेता मिल लेगा, लेकिन मिलकर आपको मान रहा है, ये कहाँ बात? नवीन पटनायक कहाँ मान गए? ममता बनर्जी कहाँ मान गए? मानने का मतलब क्या है? अगर आप जाकर कहिए विपक्षी एकता होनी चाहिए तो हम भी कहें हाँ भाई होनी चाहिए, उसको करके दिखाइएगा तब ना। नियमावली जो लागू हुई है बीपीएससी लेगा एग्जाम, उसको आप किस तरह से बनेगा? बिल्कुल, नियमावली जो है वो इस बात को दिखाती है कि बिहार में जो दल हैं, नेता है, वो कैसे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ये वही तेजस्वी यादव हैं जिन्होंने ये कहा कि हम शिक्षकों को नियमित कर देंगे, नियोजित शिक्षकों को नियमित कर देंगे, उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे।
ये वही भाजपा है जिसने 2015 में यही झूठा वादा सुशील कुमार मोदी ने किया था, 2019 में तेजस्वी यादव ने किया। तो जो भी विपक्ष में रहता है वो झूठा वादा कर देता है। शिक्षक उस जाल में फंस जाते हैं, जैसे बिहार की जनता फंसती है वैसे शिक्षक भी जाल में फंस जाते हैं। वोट आपने दे दिया तो अब नियमावली लेकर आए हैं, अब नियमावली के खिलाफ तो पूरे जो शिक्षक हैं वो खड़े हैं। भाई अगर आपको सुपर टेट करना था बीपीएससी से तो आपने पहले ही बता दिया होता कि भाई पहले टेट होगा फिर उसके बाद आपको एक सुपर टेट देना पड़ेगा बीपीएससी के माध्यम से। पहले क्यों नहीं बताया? तो पहले तो आप कह रहे थे अपने चुनाव अभियान में कि जितने टेट के विद्यार्थी पास किए हुए अभ्यर्थियों को हम नौकरी दे देंगे। ये तो सिरे से झूठ बोलने वाले लोग हैं और नियमावली लाकर भ्रम में डालने के बाद कि हम 2 लाख लोगों को दे देंगे नौकरी। मेरे भाई बीपीएससी में पिछले 10 साल में बीपीएससी का जो कार्य करने का तरीका है उसको उठाकर देखिएगा। बीपीएससी पूरे साल में 10,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी देने की क्षमता उनके पास है ही नहीं। मतलब जितने लोगों को एप्लीकेशन लेना है, टेस्ट परीक्षा लेना है, पास करना है, उनकी क्षमता एवरेज 10,000 की भी नहीं है। आप कहां से अगर मान लीजिए कि नियमावली सही भी एक बार को मान लीजिए तो 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने में इस बीपीएससी को कम से कम 5 वर्ष लगेगा। ये तो पूरे तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं और नियोजित शिक्षकों को कह रहे हैं कि आपको 3 अवसर है। तो 4 लाख शिक्षक अगर 3-3 बार परीक्षा देने को तैयार हो भी जाए तो 12 लाख लोगों की शिक्षा परीक्षा की बात है। ये करेगा कौन? यही होता है जब आप मूर्ख आदमी हैं वहां बैठे हुए हैं तो यही काम आप कीजिएगा। आप आए और चुनाव में कह दिया कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे, पहली कैबिनेट में दे देंगे, एक साइन करेंगे और नौकरी मिल जाएगी। ये आपको दिखाता है कि आप कितने बड़े ज्ञानी हैं। किसी कैबिनेट के पास ये अधिकार है कि आप वहां साइन कीजिए, लेकिन आपके बाबूजी का राजतंत्र है कि राजा है कि आप साइन कीजिएगा लोगों को नौकरी मिल जाएगी। कैबिनेट ये निर्णय कर सकती है कि इतने पद सृजित किए जाएं, इतने और लोग बहाल किए जाएं। कैबिनेट नौकरी कैसे दे देगी? लेकिन बिहार में घूम घूम कर लोगों को मूर्ख बनाया गया कि पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। अब आपसे आपके जरिए मैं पूछ रहा हूं कि भाई कैबिनेट हो नहीं रही है कि आपका कलम स्याही सब खत्म हो गया है? क्यों नहीं दिया? और तेजस्वी यादव की बात तो छोड़िए, वो तो कुछ वो आदमी और आरजेडी के लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, इनका तो कोई है ही नहीं विश्वास। 15 साल ये वो लोग हैं जिन्होंने बिहार में राज करते हुए बिहार को बर्बाद कर दिया और वो आज आके कह रहे हैं कि हम नौकरी दे देंगे। कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई आपके बाबूजी और माताजी यहाँ 15 साल मुख्यमंत्री थे तो उस 15 साल में कितने लोगों को नौकरी दिया आपने? अब आपको नया नया ज्ञान हुआ है। लेकिन हंसने की बात यह है कि नीतीश कुमार जो 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, चुनाव प्रचार के दौरान हंस हंस के ये कहते रहे कि भाई किसी भी हालत में नौकरी दी ही नहीं जा सकती है। महागठबंधन में आए कुर्सी बचाने के चक्कर में तो उनको आकाशवाणी हो गई। 15 अगस्त को गांधी मैदान से घोषित कर दिया कि भैया अब हमको 10 लाख नौकरी दे देंगे। तो 15 अगस्त में 3 महीना बाकी है। मेरा विश्वास है कि नीतीश कुमार 15 अगस्त को बताएंगे कि कितने लोगों को उन्होंने नौकरी दे दी। मुश्किल से 1 लाख लोगों को भी नौकरी, अगर पुराने सारे चीज देख भी लीजिएगा तो 1 लाख लोगों को भी उन्होंने नौकरी नहीं दी है। नियमावली जारी करना नौकरी नहीं है। आपने नौकरी कितने लोगों को दी है बताइए। मैंने इस नीतीश कुमार ने जब घोषणा की तब मैंने ये कहा था कि अगर ये सरकार 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी साल भर में दे दे तो मैं इनके समर्थन में ये पूरा अभियान वापस लूंगा, और वापस ही नहीं लूंगा, नीतीश कुमार का झंडा लेकर उनको नेता मानकर घूमूंगा। ये 10 लाख लोगों को 1 साल में नौकरी देकर दिखा दे, ये पूरी जन्म इनका बीत जाएगा, ये लोग 10 लाख नौकरी नहीं दे सकते। धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आदेश को लेकर के राजनीति जो आरोप प्रत्यारोप हो रहा है उसको किस रूप में देख रहे हैं? हम किसी रूप में नहीं देखते। कोई साधु या स्वयंभू नेता, स्वयंभू विचारक नेता साधु अगर आ रहा है तो आने दीजिए, उससे क्या दिक्कत है आपको? वो आना है, जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए, जिसको सुनना होगा वो जाएगा, जिसको नहीं सुनना होगा वो नहीं जाएगा। ये तो राजनीति करने की, अब नौकरी की बात आप कर नहीं सकते, शिक्षा की बात आप कर नहीं सकते हैं, बिहार में सड़कों की बात कर नहीं सकते हैं, भ्रष्टाचार की बात कर नहीं सकते हैं, अस्पताल की बात कर नहीं सकते हैं, रोजगार की बात कर नहीं सकते हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री पर आप उलझे हुए हैं। कभी रामचरितमानस पर उलझ जाइएगा, कभी धीरेन्द्र शास्त्री पर उलझ जाइएगा, कभी जातीय जनगणना पर उलझ गए। जातीय जनगणना पर मैंने शुरू से मेरा स्टांस रहा कि हम लोग इसके पक्ष में हैं
लेकिन ये जो लोग इसके पक्ष में हैं उनको पूछना चाहिए नीतीश और तेजस्वी से कि इसका कानूनी आधार क्या है। ये आंख में धूल झोंकने के लिए आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, सर्वे पर खर्च कर रहे हैं। क्या हुआ नतीजा? जिस दिन आप न्यायालय में गए, न्यायालय ने उसको रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट में जो अपनी अरे कहीं पर जाइए, जब वो राज्यों का अधिकार क्षेत्र है ही नहीं, जब आपने उसके लिए कोई कानून बनाया नहीं, तो जातीय जनगणना कराना है। आप ये बताइए कि 17 साल से नीतीश कुमार है ना मुख्यमंत्री, काहे नहीं कराए पहले जातीय जनगणना? 15 साल लालू यादव थे ना यहाँ पर मुख्यमंत्री, आरजेडी की सरकार थी ना, तो उनको किसने रोका था जातीय जनगणना कराने से? अब ये ज्ञान हुआ है। अरे अब कुछ हाथ में दिख नहीं रहा है, सामने चुनाव है तो बाप बाप कर रहे हैं, समाज को बांट के किसी को कि तुम्हारे 32 साल से लालू नीतीश यहाँ मुख्यमंत्री हैं, जातीय जनगणना क्यों नहीं कराया? अगर राज्य के अधिकार का ये मामला है तो जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई गई, ये तो बताइए पहले। पहली बात तो जनगणना है नहीं, वो सर्वे है, और उसको भी हाईकोर्ट ने रोक दिया, न्यायालय ने रोक दिया, क्योंकि ना इनको कराना है ना इनको तो खाली उस पर राजनीति करनी है। जातियों में समाज बटा रहे, सारा समाज अशिक्षित अनपढ़ रहे, तभी तो किसी 10वां फेल 9वां फेल आदमी को कोई नेता मानेगा। अगर आपके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो कौन ये अनपढ़ों को नेता मानेगा? ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। नीतीश जी के साथ तेजस्वी के आने से ये चर्चा आम है कि तेजस्वी जी का भविष्य बर्बाद हो गया। चुनावी रणनीतिकार दर्शक को क्या भैया, हम किसका भविष्य बर्बाद हुआ बना, ये हमारा भविष्यवाणी करने का हमारा काम नहीं है। बिहार की जनता का भविष्य अंधकार में है। अगर बिहार की जनता नहीं सुधरती है, अपने लिए नया विकल्प नहीं बनाती है, तो चाहे भाजपा हो कि राजद हो कि नीतीश हो, जो 35 साल से बिहार को लोगों ने बर्बाद किया है, इनसे अलग हटकर बिहार की जनता अगर अपने लिए रास्ता नहीं बनाती है, तो हम लोग की आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चों का भविष्य भी अंधकार में ही रहेगा। मैं इतना जानता हूँ। मेरा विषय ये नहीं है कि तेजस्वी का यादव और नीतीश कुमार का भविष्य क्या है। वो भाई इन्होंने क्या किया है कि इनका भविष्य अच्छा होना चाहिए। तेजस्वी यादव जैसे लोगों की क्या पहचान आप लोगों ने इतना बड़ा बना रखा है। भाई अगर लालू यादव के लड़के, तेजस्वी यादव लालू यादव के लड़के न हो, तो जो उनकी विद्वता है, जो उनका जीवन में अभी तक का पराक्रम है, अचीवमेंट है, खिलाड़ी के तौर पर, विद्यार्थी के तौर पर, नेता के तौर पर, आप अपने यहाँ चैनल में उनको नौकरी दीजिएगा? आप कितने 9वां फेल आदमी को अपने यहाँ नौकरी देने को तैयार है, आप बताइए ना। लेकिन आप यही जाति और धर्म में बात करो, उस आदमी को मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री आपने बनाया हुआ है। यही समाज की गलती है और इसीलिए हम समाज की दुर्दशा है। बीजेपी का दावा है कि 24 में जो है महागठबंधन का क्लीन स्वीप होगा। चलिए ना, बीजेपी को क्या पता है, बीजेपी का तो बिहार में कुछ है ही नहीं। बीजेपी की तो हालत ये है कि बीजेपी की कमान बिहार में ऐसे व्यक्ति के पास है जिनके बाबूजी पहले लालू जी के मंत्री थे, फिर वो नीतीश जी के मंत्री हुए, फिर वो मांझी जी में मंत्री हुए, अब आजकल उनके बेटा बीजेपी का उद्धार करने निकले। जरा देखिए, यही तो हालात है। मैं रोज बता रहा हूँ, पिछले 30 वर्ष में बिहार में जितने लोग मुख्यमंत्री, जितने लोग एमएलए और एमपी बने हैं, चाहे जिस दल से बने हैं, वो कुल 1250 से 1500 परिवार के लोग ही यहाँ एमएलए एमपी बना है। जिस दल का, जिस नेता का हवा हुआ, सब उसी में आ जाता है। बीजेपी जैसे दल में भी उनको भी कोई नया आदमी नहीं मिला, उनको भी वही मिला है जिनके बाप दादा पहले से यहाँ राज करते रहे। तो उनके बाबूजी के पास कौन सा ऐसा ज्ञान था जो 15 साल में उन्होंने नहीं किया, जब उनके बेटे अब आकर कर दे। तो बीजेपी का क्या है, अभी तो वो खोज ही रहे हैं। जैसे आप तालाब में मछली पकड़ते हैं, तो वैसे बीजेपी वाले मछली की तरह खोज रहे हैं कि कोई मिल जाए जिसके चेहरे पर हम यहाँ खड़ा हो जाए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो वोट है, वो वोट है। बिहार के किस बीजेपी नेता के नाम पर 5 को वोट है, बताइए ना। अभी जो इनसे पहले अध्यक्ष थे बीजेपी के, वो जब लड़े दूसरे दल से, तो उनको 6000 वोट आया था विधायकी। अभी एमएलसी का चुनाव हुआ, 5 वहां बीजेपी के एमपी, और 5 एमपी की ताकत मिलाकर भाजपा को 495 वोट मिला। ये तो मोदी जी के चेहरा पर, हिंदुत्व के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर हिंदू मुसलमान करके जो वोट लेते हैं। देखिए बिहार में क्या है कि लोग इन पार्टियों को वोट नहीं कर रहे, लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को। आप ये भ्रम में मत रहिए कि ये सब भाजपा के वोटर है और लालू जी के वोटर है। जो यहाँ मुस्लिम समाज है वो लालू जी का वोटर नहीं है,
वो भाजपा के डर से उनको वोट करता है। जो भाजपा का वोटर है वो भाजपा के से खुश होकर वोट नहीं कर रहा है, वो लालू जी के डर से वोट कर रहा है उनको। आपने पलायन का मुद्दा बनाया, पलायन से बताया बिहार का बड़ा मुद्दा है। आप जब सत्ता में प्रशांत जी, नए विकल्प की बात आपने की है, तो नए विकल्प में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? कहाँ देखते हैं? और सीएम मैं अपने आप को कहीं नहीं देखता हूँ, रोड पर देखता हूँ। जैसे मैं रोड पर अभी चल रहा हूँ गांव में, मेरा जो अभियान है कि बिहार की जनता को ये बताया जाए कि आपने जिन विषयों पर पिछले 30-35 साल में वोट दिया है वो चीज आपको मिल रहा है। आपने जाति पर वोट दिया, आपने 5 किलो अनाज पर वोट दिया, आपने मोदी जी के चेहरा को देखकर वोट दिया, गुजरात के विकास की कहानी को सुनकर वोट दिया, 5 किलो अनाज पर वोट दिया, बिजली के लिए वोट दिया, वो सारी चीज आपको मिल रही है। एक बार आप जगिए और अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए और फसल के दाम के लिए आप वोट कीजिए। वोट चाहे आपको जिसको करना है कीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए कीजिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए कीजिए। ये पदयात्रा का पहला उद्देश्य है कि लोगों को ये बताया जाए कि आप किस विषय पर वोट करें। दूसरी बात कि अगर लोग तैयार हो जाए तो लोगों के सामने विकल्प भी होना चाहिए। तो मैं ये जो प्रयास कर रहा हूँ कि जन सुराज के प्लेटफॉर्म से समाज से ऐसे लोगों को चुनकर निकाला जाए जो कि विकल्प बेहतर दे सकते हैं। मेरी भूमिका सूत्रधार की है, मैं जन सुराज का नेता नहीं हूँ। मेरा काम है कि जो लोग भी चुनकर समाज से आए उनकी मैं मदद करूं। पहले मैंने दलों की नेताओं की मदद की है, तो अगर मैं दलों की नेताओं की मदद करके उनको जीतने में योगदान कर सकता हूं तो समाज भी जिनको चुनकर निकालेगा उनको भी जीतने में हम योगदान कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और तो पहला चीज समाज को जगाना, समझाना, दूसरा उनके सामने एक बेहतर विकल्प देना, और तीसरा लोग अगर सही चुनकर आ भी जाएं तो उनके पास बिहार को सुधारने के लिए, बिहार को विकसित बनाने के लिए अगले 10 साल की एक योजना हो, और वो योजना अफसरों के द्वारा सेक्रेटेरिएट में बैठकर न बनाई गई हो, उसको गांव समाज की जमीन पर चर्चा करके, समझकर, देश विदेश के विशेषज्ञों को बैठाकर एक ऐसी योजना बने कि अगले 10 साल में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, ग्रामीण विकास, खेलकूद जैसे 10 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बिहार में सर्वांगीण विकास हो, ताकि अगले 10 वर्षों में बिहार की गिनती भी देश के 10 अग्रणी राज्यों में हो। यही पदयात्रा का उद्देश्य है। भाजपा में शामिल हुए, कुछ नहीं कहना चाहते, कौन कहाँ शामिल हुआ ये हमारा काम है। दीदी, आपने कहा कि जो है बिहार में बीजेपी, जदयू और जितनी पार्टियां हैं सभी जो है काम नहीं कर रही है, तो क्या जन सुराज एक पार्टी बनकर आएगी और युवाओं को चुनकर लाएगी? मैंने ये नहीं कहा कि काम नहीं कर रहे। आपने मेरा भाषण सुना है नहीं। मैं जब भाषण करता हूँ, लोगों को बात करता हूँ, तो पहली लाइन ये कहता हूँ कि आप अपना समय जाया कर रहे हैं ये बहस करने में कि किसने काम किया किसने नहीं किया। मैं तो इसके उलट बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जिसने काम किया या करने का दावा कर रहा है सबको सही मान लीजिए। मान लीजिए कि 40 बरस कांग्रेस ने बहुत विकास कर दिया। मान लीजिए कि लालू जी का दावा है कि उन्होंने गरीबों को आवाज दे दी, उन्होंने आवाज दे दी। मान लीजिए कि नीतीश कुमार के राज में सड़क, बिजली आ गई, विकास हो गया। लेकिन अगर सबके दावों को सही मान भी लीजिएगा तो भी इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य है। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो इस बात में आप क्यों उलझे हुए हैं कि किसने इसको बर्बाद किया? आज हम लोग के सामने प्रश्न ये है कि इस बर्बादी से हम बाहर कैसे निकलेंगे। बर्बादी से बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि समाज में ये जागृति आए, समाज में लोग जाति, धर्म, नाली गली, 5 किलो अनाज, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दें। अगर लोग ये वोट देंगे तो आपको बिहार में सुधार दिखेगा। तो 2024 में जन स्वराज पार्टी बनकर सामने आएगी। भैया ऐसा है कि जन स्वराज जिस दिन अभियान शुरू हुआ है उस दिन मैंने कहा है कि पदयात्रा जब खत्म होगी तो लोग मिलकर तय करेंगे कि पार्टी बनाकर कब और कैसे चुनाव लड़ना है। जब तक पदयात्रा चल रही है तब तक लोगों का ही निर्णय है। अगर लोग तय करेंगे कि लोकसभा में आपको चुनाव लड़ना है उस समय वो निर्णय लिया जाएगा। अभी लोकसभा चुनाव में साल भर बाकी है। हमारा काम ये है कि हम पदयात्रा करें, शुद्धता और ईमानदारी से करें। 225 दिन से हम जब पैदल चल रहे हैं तो कोई पत्रकार, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हम पैदल नहीं चल रहे हैं, कि हमने 1 मिनट भी गाड़ी का उपयोग किया है, कि हमने 1 दिन भी छुट्टी लेकर हम घर गए। हमारा काम है इसको ईमानदारी और शुद्धता से करना।
समाज का एक बड़ा वर्ग इससे जुड़ रहा है। जो लोग जुड़ रहे हैं वो सोच समझ कर मूल्यांकन करके जुड़ रहे हैं। वो लोग बैठ के तय करेंगे, अगर तय करेंगे कि लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो उस समय लड़ा जाएगा। जब मैंने 5 जिलों में पदयात्रा की, वहां पर लोगों ने तय किया कि शिक्षक का एमएलसी हम लोग के पास एक बेहतर आदमी है, इनको चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। उसको निर्दलीय के चुनाव पर आधार पर चुनाव लड़ाया गया, उसको जीत भी मिली। तो ये लोग तय करेंगे। हमारा काम ये है कि अगर लोग किसी को तय करते हैं कि ये आदमी सही है, इसको लड़ाया जाना चाहिए, तो उसके लड़ाए जाने में जो व्यवस्था है, जो प्रक्रिया है, उसमें हम मदद करेंगे, जनसुराग मदद करेगा। सर भ्रष्टाचार ठीक, बहुत